सपोर्ट किया कि इस बार असेंबली के अंदर मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पे चर्चा हुई है तो वो डेली वेजर का इशू था। और इसके लिए हमारे वो हर एक वो साथी भी बधाई का पात्र है जिन्होंने डेली वेजर की लड़ाई में हमारा साथ दिया और जोर शोर से वो सड़कों पे उतरे और हम पे विश्वास जताया। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और परसों हमारी जल शक्ति मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी और जैसा हमने परसों कहा था कि दो चीज़ों पे उन्होंने एग्री किया है और आज आपने लेटर भी देखी होगी, उसमें दोनों चीज़ों का मेंशन है कि एक तो पेंडिंग इशू जो हमारा पेंडिंग वेजेस का है और दूसरा इशू जो हमारा है वो मिनिमम वेजेस एज पर लद्दाख यूटी। तो उसी सिलसिले में आज हम चीफ साहब से मिलने गए थे कि परसों राणा साहब ने चीफ साहब को ये कहा था कि मेरे कश्मीर पहुंचने से पहले मुझे वो एक लेटर बना के भेज दो ताकि मैं मुद्दा जो है वो डिस्कस कर सकूँ कैबिनेट के अंदर। तो अब वही पता करने के लिए, उसी को फॉलो करने के लिए हम चीफ साहब से मिले तो बातचीत हुई और उन्होंने वो लेटर भी दे दिया जो उन्होंने परसों भेजा था, जो हमने आज सोशल मीडिया पर डाला भी है। उम्मीद करते हैं कि जो पिछले कई सालों से हम ये कह रहे थे कि हमारी पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज होनी चाहिए, तो यही उम्मीद कर सकते हैं एज पर चीफ इंजीनियर के जो कहा जो पीछे आपके साथ हमने जो बातचीत की उसमें आपने कहा कि जावेद, जिस दिन आपने स्ट्राइक को डेफर किया, जावेद राणा जी ने कहा कि शाम कैबिनेट मीटिंग होगी और मैं ये मुद्दा जो है शाम को जो है वो रखूंगा। तो क्या उन्होंने वो मुद्दा कैबिनेट में रखा है और उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, उसमें डिस्कस हुआ है, जो मुझे इनपुट मिला है कि डिस्कस हुआ है, नॉन एजेंडा आइटम जो डिस्कस हुई है वहाँ पे, लेकिन अभी उस पर फाइनल कुछ डिसीजन नहीं हुआ है क्योंकि पेंडिंग वेजेस का इशू तो चलो हमारे जावेद राणा साहब कर सकते हैं, वो इंटरनल हमारे डिपार्टमेंट का इशू है। बाकी जो इशू लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे होना उसमें सभी मिनिस्टर की रजामंदी की जरूरत पड़ेगी। तो मे भी किस तरीके से वो उसको फॉलो करेंगे वो कैबिनेट का मसला है। तो हमारे पास सिर्फ इतनी इनपुट है कि चर्चा वहाँ पे जरूर हुई है। तो अब देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। वो मंत्री साहब से भी दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे ईद के बाद, क्योंकि ईद तक तो वो बिजी हैं, तो उनका अपना त्योहार है। तो ईद के बाद क्या लग रहा है कि 7 तारीख को जो असेंबली होने वाली है, इस असेंबली लगने से आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि इस समय जिस तरह मैंने पहले भी आपसे बात की कि ये महीना अप्रैल का है और इस समय अगर आपकी कुछ भी पेंडिंग, क्योंकि राणा साहब ने ये कहा था कि इकट्ठा नहीं, अगर वन शॉट में नहीं तो फेस मैनर में हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फेस मैनर में भी कुछ निकल के आ जाएगा तो डेली वेजर को बहुत राहत होगी। उम्मीद है कि 7 तारीख से पहले कुछ वेजेस जो है वो चाहे फेस मैनर में निकलने की उम्मीद है कुछ? हम इसी चीज़ के लिए दबाव बना रहे हैं कि 7 तारीख से पहले एक मांग हमारी कोई ना कोई पूरी जो है सरकार को करे, एक वादा अपना पूरा करे, ताकि डेली वेजर को भी विश्वास हो सके कि जो जावेद राणा साहब ने कमिटमेंट की है वो फुलफिल होंगी। क्योंकि हमारे साथ इतनी बार धोखा हो चुका है कि अब हम किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। हमें अपने आप पे भी विश्वास नहीं होता कई बार कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या जब हम टेबल पे बैठते हैं और कोई आश्वासन देता है तो हमें भी लगता है यार हमें बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे हैं कि जब तक इन राइटिंग में भी कोई कुछ मिलता है तो तब भी 10 बार सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर आप लोग डेली वेजर के सामने भी बोल देते हो, फिर कहीं वो चीज पूरी नहीं होती। कई होता है कि डेली वेजर भी शक करते हैं यार क्या मीटिंग करके आए हैं, क्या होता है कुछ, ये 5 मेंबर जाते तो हैं लेकिन हल कुछ नहीं हो पाया अभी तक। अपने आप में खुद में शक होता है कि क्या, क्योंकि इतनी बार धोखा हो चुका है, अब क्या बताएं किसने हमें धोखा नहीं दिया। अब ये सिर्फ इतना ही एक कॉन्फिडेंस है कि एक चुनी हुई सरकार है और जावेद राणा साहब जो है वो जम्मू से ही बिलोंग करते हैं और ज्यादा शोषण जो है वो जम्मू के डेली वेजर का ही हुआ है। तो उस नाते भी हम ये कह सकते हैं कि चलो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, तो इन राइटिंग में सारी चीजें आई हैं। तो कैबिनेट में जैसे मुझे इनपुट मिला है कि डिस्कस भी हुआ है, लेकिन अब फाइनल डिसीजन कुछ नहीं हुआ है। आगे अभी 31 के बाद हमारा नया बजट जो आ रहा है, जो इस साल का करंट ईयर का होगा, तो इसी में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एक इंस्टॉलमेंट जो है पेंडिंग हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सरकार दे दे जैसा उन्होंने कमिटमेंट किया है। तो अगर वो ये फुलफिल करते हैं तो वो हमारे लिए भी फेवर में होगी और जनता के लिए भी और मंत्री साहब और सरकार के लिए भी, क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि अगर हमारे साथ इस बार धोखा करने की कोशिश की, एक तो आगे गर्मी का पीक सीजन शुरू हो रहा है। मंत्री साहब ने खुद माना है कि इस बार स्ट्राइक में काफी ज्यादा क्राइसिस जो पानी का था वो हो चुका है, और चीफ साहब ने भी कहा, एससी साहब ने भी ये माना है कि ये क्राइसिस बहुत बड़ा हुआ है इस बार। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा इस तरीके का क्राइसिस हो, क्योंकि आगे गर्मी बढ़ रही है। अभी तो गर्मी की शुरुआत नहीं हुई, तो इतना क्राइसिस हो गया। जब गर्मी पीक पे होगी और हम स्ट्राइक पे होंगे तो ये डिपार्टमेंट का क्या हालत होने वाली है, सरकार की क्या हालत होने वाली है। ये सरकार इन चीजों से बच सकती है अगर हमारे साथ किया हुआ वादा सरकार। अंतर ये भी देखा गया कि अक्सर हम ये देखते थे कि डेली वेजर्स का जो प्रोटेस्ट होता था वो सिर्फ जम्मू तक सीमित होता था, कश्मीर में भी प्रोटेस्ट बहुत कम होता था। लेकिन इस बार हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि डेली वेजर्स जिस तरह आपने आह्वान किया कि अगर आप लोग आ नहीं सकते हैं लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में काम छोड़ हड़ताल करें, लेकिन काम छोड़ हड़ताल के साथ लोग वहां पर सड़कों पे उतरे, चाहे हम किश्तवाड़ की बात करें, पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, नौशहरा में बात करें, हर जगह जो है प्रोटेस्ट हुए हैं। तो डेली वेजर्स के लिए क्या तैयारी है कि अगर 7 तारीख को, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें तो उम्मीद है सरकार धोखा ना दे, आपने पिछले भी कहा था कि एक असेंबली अंदर लगेगी सेक्रेटरीट में तो एक असेंबली हमारी बाहर लगेगी, क्या उम्मीद है डेली वेजर्स इस बार उनको क्या संदेश आपकी तरफ से? मेरी तरफ से सीधा संदेश है कि आपने तैयारी पूरी रखनी है। अभी 3 या 4 दिन सत्र और चलेगा, जैसा हमने पहले दिन ही कहा था। हमने 27 फरवरी के प्रोटेस्ट में कह दिया था कि हमारे पास असेंबली का ही टाइम है, जो भी डिसीजन हो सकता है असेंबली में ही हो सकता है। असेंबली में कुछ अप्रूवल मिलेगी तो आगे कैबिनेट उसको अप्रूवल दे पाएगी। असेंबली में कोई कानून पास होगा तो उसके बाद उसके ऊपर साल में कार्रवाई हो सकती है। जो चीज असेंबली में नहीं आएगी, जो चीज पास ही नहीं होगी, उसके बाद हम 1 साल तक जितनी मर्जी एजिटेशन करें वो कानून बनेगा नेक्स्ट असेंबली में, फिर वो हमारा 1 साल का टाइम जो है वो बेकार जाएगा। इसीलिए मेरा स्पष्ट ये संदेश है सभी डेली वेजरों से, आपने जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया, भरपूर साथ दिया, और आपकी यूनिटी ने ये मुकाम हासिल किया कि लगभग 11 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक डेली वेजर का मुद्दा ही असेंबली के अंदर लगातार गूंजता रहा, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। और ये क्रेडिट जाता है हर उस डेली वेजर को जो 2-2-2.5 किलोमीटर जम्मू आके जिन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया या वहीं से हमें सपोर्ट किया और अपनी आवाज बुलंद की। तो मेरा यही स्पष्ट संदेश है, आपने तैयार रहना है। अगर हमें कहीं भी बीच में लगा कि सरकार धोखा करने की कोशिश कर रही है, हम कॉल दे देंगे आपको, और उस कॉल पे आपको जम्मू पहुंचना होगा। और जम्मू पहुंच के इतना अपने ध्यान में रखना कि आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, जब तक असेंबली रहेगी। 7 से 9 तक का समय, 7 से 9, 10 जो भी जितने दिन की भी असेंबली लगेगी, हमारी पूरी जोर लगाएंगे कि इस असेंबली के बीच में ही हमारे मसलों का हल निकले। रवि जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है जिसके लिए हमने डिस्कस भी किया था, आपके ही
भाई डेली वेजर है मनोज सिंह जमाल जी, वो ये कह रहे हैं कि अब बस भाई हमारा ऑनलाइन करवाने वाला मसला वो भी सॉल्व करो। जो हमने एक बार बात भी की थी, आपने कहा था कि कुछ 2000 बंदे जो हैं ये ऑनलाइन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। इस पर क्या है, क्योंकि क्या उन लोगों की भी कोई पेंडिंग सैलरी हो सकती है, और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, सरकार के पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, या चीफ इंजीनियर उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा? उस पर क्या कुछ बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, उसके लिए स्पष्ट ये है कि इस बार असेंबली के अंदर एक एमएलए की तरफ से ये सवाल भी पूछा गया है, इन राइटिंग में असेंबली में आया है, और मुझे लग रहा है कि उसको सरकार को उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। और कुछ पिटीशंस भी जो है, वो एक रजौरी की पिटीशन है, वो भी जजमेंट डेली वेजर के हक में आई है कि जो लोग पिछले 15-15, 20-20 सालों से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे, और अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से या किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से वो ऑनलाइन नहीं हो पाए, अगर वो आज भी सरकार का काम मुफ्त में चला रहे हैं, तो उनका जो राइट बनता है वो उनको देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर सरकार मजबूर हो जाएगी और सरकार को इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस तरह का कि एमएलए ने रिटर्न राइटिंग में भी दिया और आवाज भी उठाई है, तो यकीनन जो डोमेन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो सरकार का जो डोमेन है एनसी का, उनके पास ये सारा डोमेन में चला गया हुआ है, और उम्मीद है कि उनका भी इस बार जो अगर कुछ निकलेगा तो उनको भी उसमें के बीच में इंक्लूड किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इन राइटिंग में कोई भी असेंबली के अंदर, सदन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट आता है, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन आता है, तो उसका सरकार को रिव्यू करना पड़ता है और उसको जवाब देना पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि उनका राइट बनता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब बायोमेट्रिक हुई थी, उन लोगों की बायोमेट्रिक भी हुई है, उन लोगों की ये दो चीजें हुई थी। एक तो एनआईसी पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुई, एक हुई थी हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बायोमेट्रिक अटेंडेंस में वो लोग हैं, उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है, लेकिन जब इनको एनआईसी पे किया गया, एनआईसी पे उनकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, वो पोर्टल खोलना पड़ेगा, वो एनआईसी को पोर्टल खोलना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि कोई नया बंदा आपने लगाना। मैंने यहाँ तक देखा है कि 2005 से लोग लगे हुए हैं, वो भी आज पेंडिंग है। कईयों ने मेरे को मैसेज भी किया, कईयों ने मेरे से बात भी की कि हम 2005, आप ठीक कह रहे हो 2005 से, उस बंदे ने मुझे ये भी मैसेज लिखा कि 2011 तक मेरी तनख्वाह आती थी, लेकिन उसके बाद मेरी बंद हो गई तनख्वाह। वो थोड़ा हमारे डिपार्टमेंट की बड़ी नेग्लिजेंसी रही है। और परसों जावेद राणा साहब ने खुद ये चीज एग्री की थी कि हमारे जम्मू के ऑफिसर काम ही नहीं करना चाहते। समस्या ये है कि हमारे उसी वजह से कहीं ना कहीं ये सारा मुद्दा इतने साल जो है कहीं ना कहीं लिंगर ऑन चलता रहा है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना 11,129 कश्मीर में हुए थे और जम्मू में 855 हुए थे। कहीं ना कहीं हमारे जम्मू के ऑफिसरों का भी फेलियर रहा था, रिकॉर्ड प्रॉपर वहां कमेटी के पास नहीं पहुंचा पाए, जिस वजह से जम्मू का नहीं हो पाया। वो कश्मीर के लोग, कश्मीर के ऑफिसर अपने लोगों की मदद करते हैं, वो मदद करते हैं, वो लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं, वो देते हैं। लेकिन हमारे जम्मू की ये सबसे बड़ी सरदर्दी है कि जम्मू का ऑफिसर जम्मू के लोगों को ही मारना चाहता है। ये एक बड़ी विडंबना ही है कि जम्मू वाले ही जम्मू के लोगों को जो है पिसते हुए देखकर क्या मजा आता है, मुझे समझ नहीं आता उन ऑफिसर्स को। अगर दे दिया होता डाटा तो शायद काफी लोग जो है इस स्ट्राइक का हिस्सा भी नहीं होते, आज वो एक परमानेंट एम्प्लॉय होते। बिल्कुल हरमीत जी, ये देखिए आप कोई अगर बंदा ये आरटीआई लगाए कि पिछले 10 सालों में पीएचई डिपार्टमेंट 31 मार्च को कितना पैसा एयर वाइज सरेंडर करता रहा, हर साल सरेंडर मींस लैप्स करता रहा, पैसा वापस भेजते थे। तो उससे अच्छा नहीं था कि आप लोगों की पेंडिंग जो ये निकल जाती है, लेकिन पेंडिंग वेजेस नहीं दी। अच्छा, जो लोग डिपार्टमेंट को चलाते हैं, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि जम्मू के लोगों का ही शोषण करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। दूसरा शोषण, मैं आपको पीएचई की बात बताऊं, कश्मीर के अंदर कोई भी डेली वेजर लगाया गया, उसको प्रॉपर मिनिमम वेजेस रेट दिया गया। हमारे जम्मू में डेली वेजर लगाया गया, किसी को 900 दिया गया, किसी को 500 दिया गया, किसी को 300 दिया गया। ये इससे बड़ा शोषण और क्या हो सकता है? हमारा एक डिपार्टमेंट है, 2 प्रोविंस है, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस। कश्मीर प्रोविंस का डेली वेजर जो है प्रॉपर वेजेस लेता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, वो अगर कोर्ट में भी जाता है, कोर्ट उसको कंसीडर करता है कि ये डीआरडब्ल्यू वर्कर है। लेकिन हमारा जम्मू वाला अगर कोई चला जाएगा, उसको कहा जाएगा अच्छा तू तो रेगुलाइज नहीं हो सकता क्योंकि तूने तो मिनिमम वेजेस रेट ही नहीं लिया। जिस आदमी लगाने का जो तरीका था वो जम्मू के ऑफिसर्स ने सही तरह से नहीं लिया। 2000 में डेली वेजर लगा, 500 पे लगा, उसको 2011 में मिनिमम वेज रेट मिला। 11 साल उसके बर्बाद हो गए। वो कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो 11 साल उसको कौन देगा? वो जो लेंथ ऑफ सर्विस की हम बात करते हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो लेंथ ऑफ सर्विस में मतलब वो उन्होंने काम तो किया लेकिन तनख्वाह कोई नहीं था, फ्री फंड में काम करते हैं। सरकार को उसको कंसीडर करना चाहिए लेंथ ऑफ सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जिसने काम किया है, एक तो उसका डबल शोषण हुआ, एक तो उसको आपने पैसा कम दिया। अगर मान लो कि मैं जब से लगा, मैं 97 में लगा था और 97 में लगभग मिनिमम वेज रेट सबको मिलता था। ये पंगा पड़ा है 2001 के बाद। उसके बाद कोई सीपी लगाना शुरू कर दिया, कोई नीड बेस लगाना शुरू कर दिया, कोई इंप्रेस पे लगाना शुरू कर दिया। एक तो आपने उसको पैसा कुछ नहीं दिया, उसका उधर से भी शोषण किया। फिर अगर आप उसकी सर्विस से भी कंसीडर नहीं करते हो तो उसका तो डबल शोषण हो गया। कम से कम आपने पैसा तो चलो उसको नहीं दिया, उसने इस उम्मीद में किया कि चलो मैं रेगुलाइज हो जाऊंगा, ये जगह भूल जाऊंगा, और दूसरा जगह आपने ये दे दिया कि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कंसीडर नहीं होगी। हमारी लड़ाई ही इसी बात पे है। हम 520 SRO क्या ये लेंथ ऑफ सर्विस अब आप चाहते हैं कि जो अब नहीं, जो अगर कोई कमेटी बन रही है, कुछ बन रही है, लेंथ ऑफ सर्विस को भी कंसीडर किया जाए? बिल्कुल करवाना है। अगर ये नहीं करवाएंगे तो हमारे लोग आ ही नहीं सकते, हमारे लोग रेगुलाइज नहीं हो सकते अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे। हमारी पहली जब SRO 520 निकला, सबसे पहले मैंने उसको अपोज किया था, पहले ही दिन मैंने उसको अपोज कर दिया था। और उसका रीजन ही यही था क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि मिनिमम वेज रेट जो लिया होना चाहिए वर्कर ने। तो हमारे 90% वर्कर ऐसा है जिन्होंने मिनिमम वेज रेट 11 में मिला और उसमें 10 साल का क्राइटेरिया था, 18 में वो SRO निकलता है। और सबकी जो अगर 11 से हम उनकी सर्विस कंसीडर करते हैं तो उनके 7 साल होते हैं 18 तक, वो रेगुलाइजेशन में आते नहीं थे। वही कारण था कि हम बार बार अपोज करते थे कि हमें SRO 520 नहीं चाहिए, ये 420 है। हम 520 नहीं कहते थे उसको, हम कहते थे 420 है क्योंकि हमारे लोग ही नहीं उसमें कवर हो रहे। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं और इसके लिए ब्लंडर जो किया है ये हमारी अफसरशाही ने की है। एक चीज और मैं आपसे इसमें बात करना चाहता हूँ, जो मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर आपने जो सेकंड डिमांड अपनी रखी है कि मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर लद्दाख की यूटी की तरह जो है वो जो रेट मिलना है उसमें मिलना चाहिए, क्या लग रहा है उसमें समय लगेगा आपको? लग रहा है क्योंकि अगर उसको सरकार अपने सिस्टमेटिक वे से अगर करती है, आपको क्या लगता है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कितना समय लग सकता है उसमें? देखिए, मुझे लगता है कि उसको अगर ये सरकार करती है तो उसको असेंबली में लाना पड़ेगा सरकार को, जहां तक मुझे लगता है। मेरा अपना असेंबली में लाएंगे आपको लगता है? मुझे लग रहा है कि इनको लाना चाहिए और शायद ला भी सकते हैं। अगर कमिटमेंट हुई है मिनिस्टर साहब की तो उनको लाना चाहिए। और
अगर टाइम की बात करें तो मुझे लग रहा है अगर असेंबली में वो मंजूर हो जाता है तो उसके बाद कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, कैबिनेट उसको अप्रूवल देगी, कैबिनेट के बाद वो एलजी साहब के पास जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग भी जाए, लेकिन जो हमारी चलो हमने जैसे कहा रेगुलराइज में भी वही सेम समय आप मान के चलते नहीं, रेगुलाइजेशन का जो इशू है वो ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा, उसमें डाटा की ही मसला है कि जैसे मिनिस्टर साहब खुद भी कह रहे थे कि हमारे जो लोग रिटायर हो गए या जिनकी डेथ हो गई तो उनके लिए भी हमें देखना है कि वो कितने लोग हैं।